हेलो क्लास 10। इस वीडियो में पढ़ेंगे यह है साइंस अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आप जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को और समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, ये क्या होती है। तो जानते हैं, पहले तो जानते हैं पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ की में जब परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे कोई नया पदार्थ ना बने। जैसे लकड़ी से कुर्सी बना दिए या मेज बना दिए, लेकिन वो तो है लकड़ी का ही, तो वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बना है, बस उसका रूप, ठीक है, लकड़ी हाँ चेंज हो गया, लेकिन है तो लकड़ी का ही। तो वहाँ क्या है, भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ में कुछ इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो कोई नया ही पदार्थ बन जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि कागज को जला दिए, ठीक है, तो वो राख बन गया, वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। उसमें जो पदार्थ है वो हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। और भी हो गया, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, वहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का बासी हो जाना, सिरका का बनना, किड़बन होता है वहाँ पे, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो अब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको किस प्रकार दर्शाया जाए, ठीक है, संकेतों के द्वारा, तत्वों और यौगिकों के संकेतों द्वारा, उसी को जिस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, बाद में जो उत्पाद बनाते हैं, तो अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। फिर तीर लगा के आगे जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया और अभिकारक और उत्पाद को लिखने को, ठीक है, बीच में तीर लगा के, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन है, ठीक है, कार्बन वाला कोई भी पदार्थ है, उसको जलाते हैं जब, तो ये हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है थोड़ा बहुत, अगर पूरी तरह से नहीं जलता है तो CO। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अच्छा, इसमें और भी टॉपिक है ना, हाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण जैसे जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें बहुत बार दिया, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं, ठीक है, तो ये हवा का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये सफ़ेद चूर्ण होता है, सफ़ेद पाउडर। तो वही मैग्नीशियम रिबन को जलाए तो क्या बना, उसी को संकेत के रूप में लिखने को ही क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण है, जहाँ मैग्नीशियम एम लिखा है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, इसके पहले क्लास 9 में आप पढ़ चुके होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, या क्या होता है, हाँ, कुछ संरक्षण के नियम होता है, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम, वहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई, ठीक है, जितना पदार्थ लिए हैं उतना ही रहता है, नए पदार्थ का सृजन नहीं होता है और ना ही नाश होता है। यानी कि अभिकारक में मान लो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला के, ठीक है, मान लो जितना ग्राम लिए रहोगे तो उत्पाद भी उतना ही बनेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम ध्यान देंगे तो मैग्नीशियम का एक परमाणु यहाँ लिखा है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का भी 1 ही परमाणु है। तो इसको संतुलित करने की जरूरत है ना, नहीं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ कम लग रहा है, इधर ज़्यादा लिए है ना, इधर कम है। तो यहाँ पर आता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग क्या है, ये जरूरी है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, ठीक है। और इससे जो है और भी इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन, ये गैस है, N2 के रूप में पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है, ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों में होता है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अमोनिया NH3। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, नाइट्रोजन इधर क्या है, 2 परमाणु, इधर 1 ही है, इधर हाइड्रोजन H2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये संतुलित नहीं है ना, तो इसको संतुलित करने की जरूरत है। तो अगर हम इसको संतुलित करें तो इधर 2 है नाइट्रोजन, इधर 1 है, इधर 2 से गुणा कर दें, कर दिए, ठीक है। अब 2 1 कम 2, नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 3 6 हो गया, इधर कितना है, इधर 2 ही है, इधर 3 से गुणा कर दें, ठीक। अब ये संतुलित हो गया ना, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे संतुलित कैसे करते हैं। तो इसमें तुम्हारा 2-3 पेज तो उसी का दिया है बुक में, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, वो भी एक टॉपिक बना दिया इसमें, जो कि नहीं था। तो अब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस ही होता है। अगर सब गैस है तो इससे और अलग तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, ठोस और लिक्विड के लिए ही बता रहे हैं, गैस के लिए क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। इनके आगे देखो, नाइट्रोजन के आगे कितना लिखा है, 1 ना, 1 छिपा है, मतलब नाइट्रोजन गैस का एक अणु मान लो, ठीक है, या 1 मोल मान लो, मोल नहीं जानते हो, 9th में पढ़ाया जाता है, इसलिए पहले 9th वाला पढ़ाने वाले थे, चलिए ठीक है, चलो लीटर में ले लेते, इसको लीटर में भी मान सकते। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन ले, यहाँ 1 है ना, 1 लीटर नाइट्रोजन ले और 3 लीटर हाइड्रोजन ले, तो दोनों अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं लिख रहा क्या,
ठीक है, 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। तो इससे भी ये इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण के कार्य ही पॉसिबल है। तो जब सारे गैस हो तो उसको लीटर में भी कह सकते हैं। 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। ठीक है, एक नहीं लिखा जाता। तो और भी ले लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होगा तो ये जाके हाइड्रोजन को खदेड़ देगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्लस H2। तो ये संतुलित है। हाँ, ये तो वैसे ही संतुलित है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो ढेर सारा एग्जाम्पल बुक में मिल जाएगा। अच्छा हाँ, एक है लोहा की अभिक्रिया। लोहा को Fe से दर्शाते हैं, आयरन को, क्योंकि लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं, फेरस। इसकी अभिक्रिया जब कराते हैं किससे, ये जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठंडे जल से, ना ही गर्म जल से, क्योंकि लोहा बहुत कम क्रियाशील होता है। ये भाप से अभिक्रिया करेगा। तो लोहे की अभिक्रिया जब भाप से कराते हैं, ठीक है, खूब गर्म भाप होता है उससे। ठीक है, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, जितनी सारी धातु हैं अगर जो जल से क्रिया करेंगी तो उनका जल से क्रिया कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो मतलब और एग्जाम्पल तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या ये संतुलित है? नहीं, संतुलित कर सकते हैं। ये देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, ये निकल गया, हाइड्रोजन का मामला खत्म। अब आयरन और ऑक्सीजन पे ध्यान देना। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, इधर 1 है। ठीक, इधर आयरन 2 है, इधर 1 है। तो आयरन को तो 2 बना सकते हैं, ये अलग से है, दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसमें कई स्टेप में होगा। आयरन बराबर हो गया ना दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है। इधर 3 बनाने के लिए यहाँ पूरे जल के अणु में 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ बीच में देखो, बीच में गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई यौगिक है तो उसके आगे गुणा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन में जाके यहाँ 3 लिख दो, नहीं, आगे ही होगा। अच्छा, अब देखो 3 1 कम 3, ऑक्सीजन 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 गुना 6 हो गया, तो इधर 3 कर दीजिए। अब बराबर हो गया ना सब। देखो आयरन 2, ठीक है, 3 गुना 6, हाइड्रोजन 3 गुना 6, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 1 कम 3, और इधर 3। तो इस तरह संकलित करते हैं। ये तुम्हारा एक बड़ा सा टॉपिक बना दिए इसको। अगला क्या है, और भी हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं। एक चीज और, संकलित रासायनिक अभिक्रिया में और भी कुछ लिखा जाता है, जैसे कि पदार्थ की अवस्था भी लिखा जाता है। ठीक है, और कंडीशन भी लिखा जाता है, किस कंडीशन में अभिक्रिया हो रहा है, वो तीर के ऊपर लिख देते हैं। और जो है ऊर्जा अगर निकलती है या देना पड़ता है तो वो भी लिखते हैं। ठीक, जैसे कि सॉलिड को, अगर कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, सॉलिड। तो उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एस लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो कोई ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में बाद में लिखेंगे। और अगर कोई द्रव है यानी कि लिक्विड, तो उसे लिख देते हैं, उसे एल लिखते हैं, स्मॉल एल। ठीक है, और अगर गैस है उसे स्मॉल जी लिखते हैं। ठीक है, तो इसे स्मॉल जी लिखते हैं, या ऐसे ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, यानी कि ये उड़ जाएगा गैस बनके। ठीक है, और अगर जलीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, यानी कि जल में घुला है, जलीय घोल है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्वस, AQUAS। ठीक है, इसे किससे, AQ से। और क्या था, एक चीज और अगर मान लो कुछ उसमें वो बनता है जो नीचे बैठ जाता है, क्या कहते हैं, हाँ, अगर मान लो कुछ उत्पाद बनता है वो नीचे बैठ जाता है, ऐसे जैसे पानी में मिट्टी घुला है और वो फिर अभी इसको हिला तो पूरा पानी मिला रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसे अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट। इसे शॉर्टकट में PPT लिखते हैं। ठीक है, PPT, या इसको नीचे ऐसे एरो का मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब क्या, ये नीचे बैठ जा रहा है, इसको भी लिख लो। अब इसके बाद लिखेंगे फुल रासायनिक अभिक्रिया। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विवियोजन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहला होता है कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व, ठीक है, मिलकर यानी कि अभिक्रिया करके कोई एक पदार्थ
का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने संयोग करके कोई एक चीज़ बनाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, अभी जो बताए थे गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, उनको भी दर्शाते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन H2 ये क्या होता है, गैस होता है। तो ब्रैकेट में छोटा सा जी लिख देंगे, ठीक। ये अभिक्रिया करेगा किससे, क्लोरीन गैस से, ये भी गैस है। तो क्या बनाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो ये गैस की अवस्था में ही रहेगा, लेकिन लिक्विड भी हो सकता है। चलो बताते हैं। तो यहाँ देखो संयोग हो रहा है ना, इधर देखो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, हाइड्रोजन का इधर 2 परमाणु है, क्लोरीन का भी 2 परमाणु है, इधर एक है, इधर 2 से गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो गए, ठीक। तो ये नहीं चल रहा था। तो अब इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बहुत लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ध्यान दे लो, अगर ये गैस है, ठीक है, HCl अगर गैस है तो उसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, और अगर द्रव अवस्था में है तो उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। ये तेजाब होता है एक तरह का, ठीक है, बहुत खतरनाक, चमड़ा हड्डी कलाती। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जिंदा चूना को, ठीक है, जिंदा चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड होता है, इसको जब पानी में घोला जाता है H2, ये क्या है, लिक्विड है ना। पानी में जब घोला जाता है, थोड़ा पास पानी में H2O, तो क्या बनेगा, जिंदा चूना को पानी में जब घोलेंगे तो क्या बनेगा, मुर्दा चूना, बुझा चूना, बुझ 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 करके ऐसे बुलबुला निकलता है। और पानी एकदम, मान लो तसला है, ठीक है, उसमें पानी भरे हो और चूना घोल दें दीवार की पुताई करने के लिए, चूना पुताई, तो बुझ बुझ करके एकदम पानी तसला में एकदम गर्म हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है, और क्या बनाता है, एकदम दूधिया कलर का, एकदम दूध जैसा हो जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बुझा चूना। वो होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, ये जिंदा चूना है, जिंदा चूना या कली चूना भी कहते हैं इसे। जिंदा चूना का होता है कली चूना, ठीक है, या अनबुझा चूना। अब इसका हम जल नहीं लिखेंगे, इतना तो पता होगा ना, H2O वाटर या जल कहते हैं। और ये क्या है, बुझा चूना, बुझा चूना। अच्छा, बुझा चूना ये लिक्विड फॉर्म है ना, तो यहाँ L लिख देते हैं। इसमें दिख रहा है वीडियो में सही से, वहाँ चमक रहा है ना जहाँ L लिखा है, ओके। लेकिन थोड़ा विचित्र सा लग रहा है नहीं, अभी कैल्शियम ऑक्साइड H2O ये एकदम साफ साफ क्लियर दिखता है, उसके बगल में सॉलिड लिक्विड लिख दे रहे हैं, अब उतना क्लियर नहीं लग रहा है। लेकिन इससे ये अब ये पूर्ण रूप से संतुलित रासायनिक प्रक्रिया देख लेते हैं। संतुलित है, कैल्शियम इधर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन इधर एक और दो देखो, दो हाइड्रोजन भी 2, इधर भी 2, संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन को जब जलाएंगे, कार्बन को जब जलाएंगे ऑक्सीजन यानी कि हवा में जलाते हैं, तो हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाँ, अच्छा चलो मान लो पूरी तरह जलता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम हवा में जलता है, तब क्या होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन। तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला सब एग्जाम्पल देते हैं कि कार्बन यानी कि C+O2 CO2, सीधा सीधा। यहाँ देखो अगर बहुत कम हवा में जलता है तो क्या बनाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस होती है, इसका ना ही गंध होता है, ना ही स्वाद होता है, ना ही रंग होता है, तो फिर जहरीली गैस होगी, ठीक है। अगर मान लो जिस कमरे में या जहाँ रह रहे हो वहाँ ये गैस उपस्थित है, तो क्या करेगा, धीरे धीरे इस तरह प्रभावित करेगा कि तुम्हें नींद आने लगेगा, ठीक है। जब ये जाने लगेगा अंदर, नींद आने लगेगा, फिर ऐसे सोते सोते सो जाओगे, फिर कभी नहीं उठोगे, ठीक है, ये होता है। तो एक तो CID वाला एपिसोड आया था, उसमें जो है किसी हॉस्पिटल में जो क्रिमिनल होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही मारता है लोगों को, तो डॉक्टर साहब उनके पता करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, डाई माने दो, दो ऑक्सीजन के 2 हैं तो डाइऑक्साइड, अगर एक है तो मोनो, अगर 3 है तो ट्राई, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, संतुलित, हाँ संतुलित कर देते हैं। अच्छा, ये क्या है, सॉलिड है, ये गैस है, और ये क्या है, ये गैस है। संतुलित कर दें, तो कार्बन इधर एक ऑक्सीजन इधर 2, इधर एक है, तो इधर 2 से गुणा कर दो, ठीक है। लेकिन कार्बन इधर 2 हो गया तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, अब ठीक हो गया, कार्बन 2 इधर भी कार्बन 2, ऑक्सीजन 2। अगर पूर्ण दहन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाँ, तो कार्बन जो है, जो कि सॉलिड है, ये अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनाएगा, CO2 गैस, ठीक है। ये पूर्ण दहन में होता है, पूर्ण दहन। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ। तो इसमें अब अलग तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इसको मिटा के फिर लिखते हैं।
अच्छा ध्यान दो, एक एग्जाम्पल ये लिए थे, जब कली चूना यानी कि जिंदा चूना, मतलब गुटखा में भी खाते हैं नहीं, उसको जब पानी में घोल देते हैं तो बुझा चूना बनता है। तो ये दोनों संयोग करके एक पदार्थ बना है ना, CaOH का घोल बना है, तो ये संयोजन क्रिया है। फिर ये जो घोल बना है इसको हम जो है ब्रूस लेकर दीवार में पोतैया कर देते हैं, चूना घोल के तो पोतैया करते हैं। तो ये दीवार में जब पोताई कर देते हैं तो 2-3 दिन बाद दीवार में चमक आ जाती है, एकदम वाइट वाइट चमकने लगता है। ठीक है, 2-3 दिन बाद, 2-3 घंटे बाद बनने लगता है, लेकिन 2-3 दिन बाद पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये जो बना है बुझा चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब दीवार में पोत देते हैं तो ये हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, ठीक है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O यानी कि जल। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना, पत्थर, संगमरमर, इन सब का फार्मूला यही होता है। तो एक तरह से वो पत्थर का, ठीक है, चमकीले पत्थर का पतला सा परत बन जाता है दीवार पे, यही रीजन है कि चमकता है वाइट वाइट। तो यही बनता है। और जो ये बनता है H2, ये तो हवा में भाप बन के उड़ जाएगा ना, तो यही रह जाता है पतला सा परत, ये जो दीवार पे रहता नहीं है वही चमकता है। तो ये पूरा क्रिया हो जाएगा, जिंदा चूना को घोले, पानी में बुझा चूना बना, ये क्या हो गया, संयोजन क्रिया। ठीक है, वही तक था। आगे देखेंगे तो फिर इसको जब पोत देंगे दीवार में तो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि दीवार पे चमकता है पतली सी परत। अब अगला क्रिया लिखते हैं वियोजन क्रिया। दूसरा होता है वियोजन क्रिया। ये क्या होता है, इसके पहले संयोजन क्रिया पढ़े हो ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके कोई एक पदार्थ बनाते हो तो संयोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन क्रिया क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन माने क्या होता है, अलग होना, वियोग। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, ठीक है, इसको जब गर्म करते हैं तो ये चूना यानी कि जिंदा चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, सॉलिड है, स्टेट भी लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, चूना, सॉलिड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या बनेगा, गैस। चलो अभी जी नहीं लिख रहे हैं, एरो लगा दिए, मतलब ये उड़ जाएगा। ठीक है, क्या ये संतुलित है, कैल्शियम कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 और 1 3, संतुलित है। हाँ, ये सॉलिड लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा है, एस फॉर सॉलिड। अब ठीक है, चलिए, हाँ सही है, सॉलिड मतलब ये ठोस है, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, और ये क्या है, गैस उड़ गया। चलो गैस लिखते हैं, क्या ले गैस लिखिए। सही है। और भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि कौन सा एग्जांपल ले लें, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड अर्जेंटम AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जो कि सॉलिड होता है, जिसको सूर्य के प्रकाश में ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये सिल्वर में और जो है क्लोरीन गैस में टूट जाता है। अभी देखते हैं, अच्छा सिल्वर क्या होता है, सॉलिड होता है, और क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। इनकी अवस्था लिख दी है। ठीक, तो क्या संतुलित है, सिल्वर इधर 1 है, इधर 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 2 बनाने के लिए इधर 2 से गुणा करेंगे, लेकिन अब सिल्वर भी उसी के साथ 2 हो जाएगा, अर्जेंटम Ag, तो इधर 2 से गुणा कर दिए, अब हो गया ना संतुलित। ठीक, इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। ये भी उसी तरह क्रिया करेगा, सूर्य के प्रकाश में ऐसे छोड़ देंगे तो क्या बनाएगा, सिल्वर जो कि सॉलिड होता है प्लस ब्रोमीन, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ब्रोमीन द्रव होता है। ठीक है, Br2, ये भी 2 के रूप में होता है। तो संतुलित करने के लिए इधर 2 से गुणा करेंगे, इधर भी तो 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयरन सल्फेट को, FeSO4, आयरन सल्फेट को जब, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है, इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं ऊष्मा लिख को चाहे ऐसे लगा दो, ऐसे त्रिभुज बना दो, मतलब इसको गर्म किया जा रहा है, ऊर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, जब इसको ऊष्मा दिया जाता है तो ये क्या बनाता है, Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड, और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है, डाई माने दो ऑक्सीजन और ट्राई माने तीन ऑक्सीजन। तो ये तो गैस होता है, ठीक है। ये क्या होगा, सॉलिड होगा। तो यहाँ संतुलित करें, आयरन इधर देखो 2 है, अभी सबको नहीं देखना है, और सब तो सल्फर ये सब हो सकती है बराबर। आयरन इधर 2 है, इधर 2 से करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आयरन 2 हो गया दोनों तरफ। ऑक्सीजन अब देख लो इधर कितना है, 3 और 2 5 और 3 8 है। इधर देखो 2 चौका 8 बराबर हो गया ना। इधर सल्फर कितना है, 1 और 2 है, और इधर देखो 2 1 कम 2 बराबर हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। देखो एक पदार्थ ना, कोई एक पदार्थ जिसका फार्मूला क्या है, FeSO4 आयरन सल्फेट, और उसको जब गर्म किए तो 3 पदार्थ में टूट गया, किसमें, आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अगली प्रकार की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो हो गया ना संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अब तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जब 2 पदार्थों का संयोग कराते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई एक तत्व या तत्व का समूह कह लो, ठीक है, आयन, वो दूसरे पदार्थ में से किसी एक तत्व या आयन को जो है विस्थापित कर देता है, वहां से हटा के खुद जाके बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आयरन की अभिक्रिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, ठीक है, आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है। अच्छा, आयरन क्या है, सॉलिड है, यहाँ लिख दें सॉलिड, और कॉपर सल्फेट ये जलीय घोल होता है, एक्वस, ठीक है, यानी कि जल में घुला रहता है। तो ये अभिक्रिया कराते हैं, तो ये कॉपर जाएगा, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगा और इसको खदेड़ देगा बाहर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, और उसमें से, अच्छा ये जलीय घोल ही है, और उसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक। तो आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है, देखो सल्फेट वही है SO4, बस कॉपर की जगह पे फेरस आ गया, आयरन आ गया, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट, और कॉपर को खदेड़ दिया बाहर, तो ये यहाँ पे इसको विस्थापित कर दिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, लिख लो। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर जिंक डाल दें, कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन मतलब जलीय घोल होता है एक्वस, उसमें क्या डाल दें, जिंक डाल दें, ठीक है, तो जिंक भी कॉपर को खदेड़ देगा। कॉपर कम क्रियाशील होता है आयरन और जिंक की तुलना में, तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को वहां से खदेड़ के खुद बैठ जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के एक आएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें पढ़ोगे कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है और कौन किसे विस्थापित नहीं कर सकता, तो वहाँ समझ जाओगे कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, मतलब कौन होगा और नहीं है। तो यहाँ जिंक जो है इसको विस्थापित कर देगा, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, एक्वस यानी कि जलीय घोल रहेगा ये, और उसमें से कॉपर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लें, किरण दे, और उसके बाद द्विविस्थापन आता है, डबल डबल विस्थापित करते हैं, लिख लो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 के जलीय विलयन में, ठीक है, लेड डालते हैं, लेड को Pb से दर्शाते हैं, Pb फॉर प्लम्बम, तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड PbCl2, ठीक है, और क्या बनाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, और ये जलीय द्रव घोल रहेगा Pb क्लोराइड AQ। और बाकी कल बताते हैं, जाओ तुम लोग का स्कूल का टाइम हो गया। अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, कोई एक तत्व या आयन, ठीक है, वो दूसरे पदार्थ में जाके दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे एक विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा, 2 तत्व एक दूसरे को विस्थापित करेंगे, ठीक है, जैसे 2 यौगिक का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एक यौगिक में से एक तत्व निकल के दूसरे यौगिक में जाके बैठ जाएगा, और उसकी जगह पे जो था वो पहले वाले तत्व में आके बैठ जाएगा। तो जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, जलीय घोल लेते हैं सोडियम सल्फेट का, यहाँ AQ लिख दे रहे हैं, AQ मतलब एक्वस यानी कि जलीय घोल, ठीक है, और उसकी अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, ठीक, ये भी क्या है, जलीय घोल। तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ द्विविस्थापन होता है, सोडियम बेरियम को विस्थापित कर देगा और बेरियम सोडियम को विस्थापित कर देगा, यानी कि बेरियम आ जाएगा यहाँ, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट,
चलो सॉलिड लिख देते हैं, सॉलिड होगा। और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि खाने वाला नमक NaCl। ठीक, अब देखो क्या ये बैलेंस है, बेरियम इधर एक है, इधर एक है, सल्फेट इधर एक है, इधर भी एक है, सही है। चार है। अरे SO4 को सल्फेट कहते हैं, वो एक है ना, ये एक है। ठीक, उसके बाद इधर सोडियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर देखो सोडियम क्लोराइड एक है, 2 से गुणा कर देते हैं, हो गया सल्फेट। और ये सोडियम क्लोराइड ये जल में घुला रहता है ना, नमक को पानी डाल दो तो घुल जाता है ना, एक्वस जली घोल बन जाता है। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अगला अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका मतलब क्या होता है जब एक अभिकारकों के बीच में अभिक्रिया होती है, ठीक है, और उत्पाद बनता है तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है, गर्मी ऊर्जा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मान लो LPG, ठीक है, या जो गैस सिलेंडर वाला आता है ना, उससे खाना पकाते हैं, तो उसमें मेनली ये गैस होती है मीथेन CH4। ठीक, इसको जब जलाते हैं मतलब क्या, हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कूड़दान होता है यहाँ पे, और H2O नहीं चल रहा है सही। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन भी गैस ही है, ठीक, तो मीथेन का क्रिया ऑक्सीजन से होगा, यानी कि जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा, H2O ये भी गैस, H2O मतलब वाटर पड़े हो ना, पानी जब जलेगा खूब तेज, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि भाप बन के उड़ता रहता है, नहीं तो बुझ जाएगा ना। मान लो गैस से खाना बना रहे हो, उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और क्या जल बन रहा है H2O, तो ये बुझा देगा ना, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा ऊर्जा होता है, गर्मी होता है कि ये भाप बन के उड़ता रहता है, तो देखोगे वहाँ कुछ नहीं, राख हो कुछ नहीं बचता है गैस सिलेंडर से जब खाना बनता है गैस से। यहाँ तक कि बर्तन का जो है तली भी काला नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक, क्योंकि वहाँ पूर्णदान होता है, तो ज़्यादा कार्बन ऐसे संतुलित है। नहीं बनता, कार्बन संतुलित है। और हाँ, इसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलती है बहुत सारे, ऊष्मा माने गर्मी, इसी से भोजन पकता है। ठीक, अगली अभिक्रिया है संतुलित है, देखो CH4 कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुणा कर दो, हो गया, देखो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4, 2 1 कम 2, ऑक्सीजन इधर 2 उधर भी 2। अब ठीक है अगली अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऊष्मा देना पड़ता है, निकलता नहीं है, अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है, उसमें हाइड्रोजन में ठीक और ऑक्सीजन में, तो उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलो ये तुम लोग का काम रहेगा, जाके ढूंढ के लिखना 1-2 एग्जाम्पल, ठीक है, परिभाषा सही बता दीजिए, लिख कर दिखाना। और भी कुछ है, 1-2 वियोजन हो गया, फिर उपचयन अपचयन है, ठीक है, वो मतलब अभिक्रिया के प्रकार नहीं है, तो थोड़ा अलग टॉपिक है, लिख लो। अगला टॉपिक है उपचयन व अपचयन। ये क्या होता है, उपचयन को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसको ऑक्सीकरण कहते थे उस टाइम, उपचयन बहुत ही कम सुनने को मिलता था, ठीक है, उपचयन को ही क्या कहते थे, ऑक्सीकरण, और अपचयन को अपचयन कहते थे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण व अपचयन। अच्छा, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीकरण देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक, तो ये दोनों साथ साथ होते हैं, ये दोनों अभिक्रिया, ठीक है, मतलब ये दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। कोई तत्व रहेगा, ठीक है, उसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा, किसी दूसरे तत्व का अपचयन होगा, ठीक। तो अब इसको समझते हैं क्या होता है, देखो जैसे कि नाम में क्या है, ऑक्सीकरण, इसका मतलब किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ से या जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, या उपचयन होता है, ठीक है। दूसरे शब्द में पहले, अगर जिस अभिक्रिया में किसी तत्व से हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, तो उसे कहेंगे क्या, उसका अपचयन उपचयन हो रहा है, या कह लो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। और अपचयन के लिए क्या होगा, जिस अभिक्रिया में, ठीक है, किसी तत्व से ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है, उसी का उल्टा, हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे कि उस पदार्थ का या उस तत्व का अपचयन हो रहा है, ठीक। और ऑक्सीकरण अपचयन को क्या कहते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ से जो है रिडक्शन का रेड उठा लिए, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठा लिए, तो इनको जो है शॉर्टकट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बड़ी क्लासेस में ऑक्सीकरण अपचयन या उपचयन अपचयन न कहने के बजाय शॉर्टकट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसको मिला के नहीं तो लिख दो रेडॉक्स, ठीक है।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉपर, कॉपर है, ठीक है। अब इसको जब खूब गर्म करेंगे, ठीक है, हवा में, तो जलेगा, मतलब गर्म होगा तो हवा से का जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक। तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये बनाएगा। तो यहाँ देखो कॉपर, पहले कॉपर ही था, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यही, ठीक है, यही जो है इस पर हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित करें या हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएं कॉपर ऑक्साइड को, ठीक है, ये, तो अब क्या होगा ये बनेगा H2O प्लस Cu, कॉपर। मतलब कि अब जो इसका कॉपर ऑक्साइड था इसमें से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, वाटर, और कॉपर बाहर निकल जाएगा शुद्ध। अब यहाँ पर देखो अब की क्या हो रहा है, इसमें से कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो ध्यान से, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया बाहर और उसके साथ जो है हाँ हाइड्रोजन से जुड़ गया ऑक्सीजन। तो क्या बताया, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है। और यहाँ फिर देखो ध्यान से, जिससे ऑक्सीजन अलग हो, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, देखो ऑक्सीजन बाहर निकल गया, कॉपर खाली रह गया, तो यहाँ भी इसका क्या हो रहा है, हाँ उपचयन, नहीं यहाँ निकल रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख दें, ब्लैक वाला लिख दें, यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। चलो लिखो, यहाँ पर कॉपर का उपचयन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए तुम लोग के लिए इतना ही, लेकिन और जान लो, जरूरी नहीं कि और कोई भी तत्व या यौगिक हम की अभिक्रिया कराएं तो उनके साथ ऑक्सीजन जुड़े या उससे हाइड्रोजन बाहर निकले। बहुत सारे ऐसे तत्व या यौगिक हैं जो ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से अभिक्रिया ना करें, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या उनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है, होता है, हर एक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन होता है। तो उनके लिए वहाँ ये वाला डिफिनेशन फिट नहीं होगा कि अगर ऑक्सीजन जुड़े तो क्या होगा, उपचयन, और हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन। देखो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो उपचयन या ऑक्सीकरण होता है, ठीक। ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन होता है। ये जो है परिभाषा नहीं लागू होगा, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं यौगिक हैं जिसमें नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है, नया परिभाषा सुन लो, सबके लिए लागू होगा, ठीक है। अभिक्रिया में जब किसी तत्व का, ठीक है, आवेश बढ़ता है, धनावेश बढ़ता है, ठीक है, धनावेश बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक, याद रहेगा। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व का आवेश धनावेश बढ़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और जब आवेश धनावेश मतलब घटता है तो अपचयन होता है, ठीक, याद रहेगा। अब जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे कॉपर का कोई आवेश नहीं है ना, जीरो आवेश है, लेकिन इससे अभिक्रिया किया तो इसका आवेश कितना हो गया, +2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पे कोई आवेश नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन का -2 है तो इसका कितना होना चाहिए, +2, है ना, कॉपर का, तभी तो दोनों मिला के 0 होगा। इसमें कोई आवेश दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड पे, नहीं दिख रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे कॉपर का क्या था, यहाँ पे इसका आवेश 0 था और यहाँ पे कितना हो गया, +2, तो आवेश इसका बढ़ा कि नहीं। और यहाँ देखो कॉपर पर यहाँ आवेश कितना है, +2, ठीक, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, घटा। तो आवेश घटा मतलब क्या, अपचयन, आवेश बढ़ना मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण, समझ गए। ये परिभाषा सबके लिए लागू होगा, याद रहेगा। 2 टॉपिक और हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर, ठीक है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, देखो जब हम धातु वाली चीजें जैसे लोहे की, ज्यादातर लोहे में, ठीक है, उसके सामानों को ऐसे खुले में छोड़ देते हैं, तो जब वो आर्द्र, ठीक है, आर्द्र हवा या नमी वाले हवा के संपर्क में या अम्ल के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो जंग लग जाता है मतलब क्या, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि क्या होता है, उपचयन होता है या ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, और ऐसे भूरा भूरा परत बना लेता है। लोहे में मूर्छा लग जाता है ना, कहते हैं देसी स्टाइल में, और सुदेश में क्या कहते हैं, जंग लगना। तो भूरा भूरा ऐसे फूल जाता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उसका भी तो भार होगा, नमी के साथ जुड़ जाता है। फिर क्या होता है, वो उससे अभिक्रिया करके फूल जाता है, भूरा भूरा पदार्थ बन जाता है, ठीक है। और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे वो झड़ता रहता है, तो क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी था, नमी भी था और लोहा भी था, वो सब मिलकर फूल गया था ना ऐसे भूरा भूरा, तो धीरे धीरे झड़ता रहता है। और क्या होता है, लोहा इस तरह से धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो लोहे में भूरा जंग हो गया, इसी तरह चांदी में भी थोड़ा बहुत जंग लगता है, काला काला, ठीक है। तांबा में भी लगता है हरा हरा, और एल्युमिनियम में भी लगता है सफ़ेद जंग लगता है, ठीक है। तो हर एक धातु में लगता है, मतलब सोना में नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि सोना
सभी धातु में सबसे कम क्रियाशील धातु, यानी कि वो अभिक्रिया करता ही नहीं, ना के बराबर है, यानी कि उसको जबरदस्ती अभिक्रिया कराएंगे तो करेगा, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं करता। तो संक्षारण क्या होता है? लोहे या लोहे जैसे जो धातुएं हैं, ठीक है, वो उनके जो सामान है वो जब नमी के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, जो एक परत बना देते हैं और धीरे धीरे ढलने लगते हैं, और उससे क्या होता है उस पदार्थ या उस सामान का परत धीरे धीरे झड़ते झड़ते वो कमजोर हो जाता है, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो जैसे लोहे के पुल हो गए, ठीक है, रेलिंग हो गए, या और बहुत सारे सामान वो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों का हर साल नुकसान होता है, डैमेज होता है, ठीक है। उसको जाके बुक में डिटेल में पढ़ना। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता है। ये क्या होता है? जब कोई खाना जिसमें ज़्यादा तेली पदार्थ हो या फैट वाला, चर्बी वाला सामान हो, ठीक है, मतलब फैट मतलब चर्बी होता है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फैट, वसा, ठीक है, वसा वाला पदार्थ हो खाना, तो उसको जब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो वो हवा के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बदबू देने लगता है बहुत ज़्यादा, वो भी ऑक्सीकृत हो जाता है या उपचयित हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बदबू करता है, ठीक है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, और वो पदार्थ खराब हो जाता है, बसिया आ जाता है, सड़ जाता है। तो इस तरह पहला चैप्टर क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं संचरण खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने को मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी, क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें, और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कल पहला चैप्टर था।